मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना, पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है। कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है, केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज मिलेट रेवोल्यूशन की, यानी कि भारत के अंदर जो मिलेट रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो मिलेट रेवोल्यूशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई इंडिया सपोर्टिंग मिलेट रेवोल्यूशन, यानी कि भारत इस मिलेट रेवोल्यूशन को क्यों सपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर आप एक ऐसे लिखे, तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो हम इस वीडियो के लिए अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देख सकते हैं। तो रिसेंटली द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कहने का मतलब ये है कि हाल ही फिलहाल में क्या हुआ कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जिसे हम FAO कहते हैं, उसने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इट इज कलेक्टिव टर्म, बेसिकली ये जो हमारा मिलेट टर्म इस्तेमाल होता है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो इट इज अ कलेक्टिव टर्म, बेसिकली ये एक मिली जुली टर्म है, ये किसी एक चीज को पर्टिकुलर डिनोट नहीं करती। बेसिकली ये कई चीजों को मिला करके एक सिंगल डिनोटेशन का काम करती है। तो ये कलेक्टिव टर्म होती है जो कि रेफरिंग करती है, मतलब जो रेफर करती है, और नंबर ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस दैट आर कल्टिवेटेड एज अ ग्रीन क्रॉप। मतलब क्या है कि ये बेसिकली हमारी जो मिलेट्स है वो एक कलेक्शन ऑफ टर्म है जो कि कई सारे शब्दों को मिला करके बनाया गया है, कई सारी चीजों को ऐड किया गया है, जिसमें छोटे छोटे हमारे एनुअल ग्रासेस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं ग्रेन क्रॉप के रूप में। तो बेसिकली उन्हीं सभी चीजों को हम मिलेट कह देते हैं। प्राइमरी ऑफ द मार्जिनल लैंड्स इन अ ड्राई एरियाज टेम्परेचर लाइक अ सब ट्रॉपिकल एंड द ट्रॉपिकल रीजन। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे मिलेट्स हैं वे वहां पर उगाए जाते हैं, प्राइमरी जहां का जो लैंड एरिया है, जहां पर हमारी जो भूमि है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, वो सूखी होती है। और एवरेज टेम्परेचर जो हमारे यहाँ का होता है, यानी कि ये उन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे जहां के एवरेज टेम्परेचर या तो सब ट्रॉपिकल हो या फिर ट्रॉपिकल हो। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल चीजों के बारे में पता है कि वे एरिया कौन कौन से होते हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वाले रीजन के अंदर। हमारे ये जो मिलेट्स हैं इनका एक तरीके से बोल सकते हो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करें अपने बॉडी की, तो बॉडी में क्या लिख सकते हैं कि मिलेट हैव अ स्पेशल न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हमारी मिलेट्स होती हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, इनके अंदर एक न्यूट्रिटिव बोल सकते हो विशेष न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि इनके अंदर आपको प्रोटीन काफी हाई मिलता है, इनके अंदर आपको डाइटरी फाइबर भी मिलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट भी आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा दे हैव अ स्पेशल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनके अंदर जो एग्रोनॉमिक इस कैरेक्टरिस्टिक है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ड्रॉट रेजिलिएंट होते हैं। ड्रॉट रेजिलिएंट का मतलब होता है कि ये ऐसे जगहों पर भी हो सकते हैं जहां पर सूखे का माहौल होता है या फिर जहां पर सूखे पड़ने के चांसेस होते हैं। एंड सस्टेनेबल सुटेबल फॉर द सेमी अराइड रीजन, यानी कि जहां पर कम बारिश होती है, हल्की फुल्की भी बारिश होती है, तो ये वहां पर भी क्या हो सकते हैं, पैदा इनके किया जा सकता है, ये इनकी पैदावार वहां पर भी अच्छी हो सकती है। ये सुटेबल होती हैं सेमी अराइड रीजन्स के लिए भी। अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो द टू ग्रुप्स ऑफ मिलेट आर ग्रोन इन इंडिया। भारत के अंदर जो दो प्रकार की ग्रुप्स हैं मिलेट को, उनमें हम दो भागों में बांट करके देखते हैं, और भारत के अंदर मिलेट जो है वो दो भागों के अंदर उगाया जाता है। अगर मैं बात करूं मेजर मिलेट्स इंक्लूड सोरगम, जिसे हम ज्वार कहते हैं, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं पर्ल मिलेट, जिसे हम बाजरा कहते हैं, ये भी हमारा बाजरा होता है। एंड द फिंगर मिलेट जो हमारे होते हैं, ये भारत में मेजरली बोल रहा हूँ, मतलब अत्यधिक मात्रा में इन्हें उगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि और सारे ग्रेन जो हैं वो नहीं उगाए जाते, लेकिन अगर मैं बात करूं मिलेट्स के अंदर, तो मिलेट्स के अंदर ये हमारे जो सोरगम हो गए जिन्हें हम ज्वार कहते हैं, पर्ल मिलेट हो गए जिन्हें हम बाजरा कहते हैं, और जो फिंगर मिलेट हो गए जिसे हम रागी वगैरह कहते हैं, तो ये बेसिकली हमारे भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगाए जाती हैं। द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ दिस ग्रेन्स, यानी कि इन ग्रेन्स की जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं, बहुत ही पुरानी बोल सकते हो,
एविडेंस इनकी है, जो साक्ष्य सबूत हैं, वो हमें मिलते हैं कि जो हमारे ग्रेन्स हैं, जिनको सबसे पहले जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उगाया था। यानी कि ये जो हमारे बोल सकते हो मिलेट्स वाले ग्रेन होते हैं ना, जो मिलेट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। इनके साक्ष्य हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है ये कि ये हमारी पहली ऐसी डोमेस्टिकेशन प्लांट होती है जिसको हम फूड के लिए उगाए थे। यानी कि मानवों के द्वारा, इंसानों के द्वारा उगाया जाने वाला जो सबसे पहला प्लांट था जिसको इंसान ने खाने के रूप में इस्तेमाल किया था, वो कौन था? तो हमारे मिलेट्स ही थे, जिनका इस्तेमाल मानव ने सबसे पहले खाने के लिए किया था। तो ये हो गई हमारी बॉडी, जिस बॉडी को हम देख सकते हैं, इस बॉडी से हम शुरुआत कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई आर मिलेट कंसिडर इंपोर्टेंट न्यूट्रिशंस। कहने का मतलब ये है कि जो मिलेट्स हैं, इनको हम इंपोर्टेंट न्यूट्रिशंस क्यों कंसिडर करते हैं? तो इसके पीछे हमारे कुछ रीजंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो मिलेट्स आर इंपोर्टेंट न्यूट्रिशंस बिकॉज ऑफ सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जो हमारे मिलेट्स होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, वो बेसिकली क्या है? इंपोर्टेंट न्यूट्रिशंस कहे जाते हैं। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड स्टेपल फूड क्रॉप। यानी कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा मौसम का जो बोल सकते हो ना कि फ़र्क है, वो नहीं पड़ता। ये कहीं पर भी उगाए जा सकते हैं और इसके माध्यम से आप बोल सकते हो कि ये फूड ग्रेन भी होते हैं, तो आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड द स्टेपल फूड क्रॉप्स के अंदर हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट आर ड्रॉट रेजिलिएंट। ये बेसिकली ड्रॉट रेजिलिएंट होते हैं, सूखे वाले क्षेत्रों में भी ये हो सकते हैं। रिक्वायर्ड लेस वाटर, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जो जहां पर वाटर कैचर जैसी समस्याएं आती है, वहां पर भी इस फसल को हम कर सकते हैं। एंड कैन ग्रोन इन द पुअर सॉइल कंडीशन। और ये अगर हमारी भूमि उतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, जैसे कि राजस्थान की अगर मैं सॉइल की बात करूं, तो वहां पर ये फसल उगाई जा सकती है। सोचो, राजस्थान की सरफेस पे, राजस्थान के लैंड के ऊपर भी आप अगर इसको उगा सकते हो, तो सोचो कि आप कितने बुरे कंडीशंस के अंदर भी इसको आप उगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाती है, तो इसलिए मिलेट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस मेक देम अ सुटेबल फूड। बेसिकली क्या होती है ये? बेसिकली ये सारे जो कंडीशन है ना, ये बेसिकली एक सुटेबल फूड बना देते हैं इसको फॉर द एरिया, उन एरिया के लिए जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हमारी जो वेदर पैटर्न होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, और जहां पर वाटर स्कैरसिटी, यानी कि हमें वाटर की कमी देखने को मिलती है। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड स्टेपल फूड क्रॉप्स है, ये इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये बेसिकली मिलेट्स जो हैं वो सूखे वाले क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं। इनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, और ये बेसिकली पुअर कंडीशन वाले सॉइल के अंदर भी ग्रो किए जा सकते हैं। और यही सब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो गुण हैं, वो इसको क्या करते हैं, एक सुटेबल फूड क्रॉप बना देते हैं ऐसे अंदर जहां पर वेदर पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल होता है और जहां पर वाटर स्कैरसिटी होती है, यानी कि वाटर की कमी हमें देखने को मिलती है, वहां पर भी इन्हें उगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी हमारे रीजन्स होते हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर काफी ज्यादा रिच होता है। इसके अंदर आपको क्या होगा कि भारी मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं, भारी मात्रा में विटामिन मिलते हैं, यहाँ पर आपको सोर्सेस ऑफ फाइबर भी काफी अच्छे मात्रा में मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में जो है वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सभी आपको मिलेट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये ग्लूटेन फ्री होता है, यानी कि इसके अंदर आपको शुगर का ज़्यादा भाग जो है वो देखने को नहीं मिलता। यानी कि मिलेट्स आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। बेसिकली हमारे जो मिलेट्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं। और ये इनका जो गुण है वो इनको क्या बनाता है, मेकिंग देम अ सुटेबल फॉर द पीपल। ये उन लोगों के लिए सुटेबल हो जाती है, या फिर लोगों के लिए सुटेबल हो जाता है जिन्हें कैसी डिसीज होती है, जिन्हें सेलेटिक डिसीज होती है। जैसे कि मान लो अगर कोई शुगर का पेशेंट है, तो उसको अगर ये मोटे अनाज दिए जाते हैं खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये फायदा होगा, क्योंकि उसका जो शुगर है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और वो हो सकता है शायद ठीक भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा शुगर देखने को नहीं मिलेगा। और जो आजकल लोगों के अंदर बीमारियां, जैसे कि शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटीज के जो पेशेंट है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर वे इनका डेली क्या करें, फॉलो करें इनके अपने डाइट के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे रीजंस होते हैं जिनके लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे मिलेट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडेप्टेबल। एडेप्टेबल का मतलब क्या है कि मिलेट्स कैन बी ग्रोन इन द वेराइटी ऑफ सॉइल्स। यानी कि ये बेसिकली हमारे जो मिलेट्स हैं वे अलग अलग सॉइल्स के ऊपर भी उगाए जा सकते हैं, अलग अलग क्लाइमेट के ऊपर भी उगाए जा सकते हैं। और ये बेसिकली इनका जो प्रॉपर्टीज है, इनके जो गुण हैं, वो इनको क्या बनाते हैं, एक वर्सेटाइल क्रॉप बनाते हैं, ऑप्शन फॉर द
फार्मर, जो कि एक फार्मर है जिसके अंदर मान लो वेदर कंडीशन का कुछ पता नहीं कि क्या पता बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन उसे खेत है, उसकी जमीन है, उसे किसानी करनी है क्योंकि वो फार्मर है, तो वो इस फसल को अडेप्ट करता है, इस फसल को उगाता है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो भी ठीक, तो भी इसकी फसल हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो भी इसकी फसल हो जाएगी, अगर मिट्टी खराब है तो भी इस फसल को उगाया जा सकता है, अगर क्लाइमेट एडवर्स हो जाता है, विपरीत हो जाती है, तो भी हम क्या देखते हैं कि ये फसल हमारी हो सकती है। तो ये बेसिकली एडेप्टेबल होती है, जो किसानों को इसके लिए क्या होता है, प्रेरित करता है कि आप मिलेट्स को जो है वो उगाइए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जो मिलेट्स आर ऑफन ग्रोन यूजिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग, यानी कि जो हमारे मिलेट्स होते हैं ना, इनको उगाने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल है, परंपरागत तरीका है, हम परंपरागत तरीके के माध्यम से इसको उगा सकते हैं। विच आर मोर सस्टेनेबल, जो इसको काफी ज्यादा सस्टेनेबल बनाता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाता है, यानी कि ना तो हमें इससे कोई इन्वायरमेंट का खतरा होता है और इससे हम सस्टेन भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सस्टेनेबल भी होता है। जो कि हम आजकल के जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग वगैरह करते हैं ना, उससे हमारी जो इन्वायरमेंट है वो भी नुकसान होती है और हम ज्यादा दिन तक सस्टेन भी नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो सस्टेनेबल भी है, साथ साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मिलेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और मिलेट जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मिलेट्स। अब हमने देखा कि भैया जो मिलेट्स है उसकी इतनी सारी बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज है, इतने सारे उसमें न्यूट्रिशंस हैं, जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें जो मिलेट्स है वो उगाने चाहिए। लेकिन फिर भी हम बात करें तो जो मिलेट्स हैं उनको हम क्यों नहीं उगा पाते, उनके पीछे हमें एक ऐसे क्या कारण बनते हैं जो कि उनके प्रोडक्शन को काफी कम करके रखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं रीजंस की, जिनके वजह से बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, तो इसमें सबसे पहला रीजन है डिक्लाइन इन द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन, यानी कि जो हमारा एरिया है, जितने भूभाग पर हम मिलेट का कल्टीवेशन करते हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो मिलेट वर अर्लियर कल्टीवेटेड इन एन एरिया ऑफ द 35 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मिलेट्स हैं पहले उनका कल्टीवेशन जो है वो 35 मिलियन भूमि के ऊपर जो है वो किया जाता था, 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि के ऊपर पहले हमारे मिलेट्स की जो खेती है वो की जाती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, इट इज नाउ बीइंग ग्रोन इन ओनली 15 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन अभी ये जो है वो केवल 15 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर ही इसकी खेती की जाती है। सोचो अगर 20 मिलियन हेक्टेयर भूमि के ऊपर इसकी खेती नहीं की जा सकती या फिर नहीं की जा रही है, की जा सकती थी लेकिन की नहीं जा रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके जो पैदावार है वो कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो ये एक रीजन बन जाता है कि डिक्लाइन इन द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन, यानी कि मिलेट कल्टीवेशन के अंडर का जो एरिया है वो अब कम होता जा रहा है, इसकी वजह से हम मिलेट को ज्यादा नहीं देख रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, अब भैया ऐसा क्यों है, लोग क्यों नहीं अपने जमीन के ऊपर इसको उगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, जानकारी की कमी है। मेनी पीपल इन इंडिया आर नॉट अवेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ मिलेट्स, यानी कि कई लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको मिलेट्स यानी कि ये जो मोटे अनाज है ना, उनके ज्यादातर जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके बोल सकते हो कि फायदे हैं, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब जब लोगों को इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो वो इसे उगाते नहीं है और लीडिंग टू अ लो डिमांड। और बेसिकली ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, लोग उगाते क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड भी कम होती है। क्योंकि देखो यार, डिमांड किसकी बढ़ेगी, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी। और जो हमारे मिलेट्स है ना, अगर मान लो इसको कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा, कोई खा ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को इसकी बेनिफिट्स ही नहीं पता है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना, और इसकी वजह से जो हमारा फार्मर है वो इसे उगाएगा ही नहीं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों के बीच में इसकी जानकारी नहीं है, और इसी के लिए भारत ने जो है ये ईयर जो है वो मिलेट्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है, ताकि लोगों को मिलेट्स के बारे में पता चले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है, जो कि हम कह सकते हैं कि इसके वजह से भी हमारे मिलेट के प्रोडक्शन कम होते जा रहे हैं, वो है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मतलब क्या है कि ऊंची कीमतें होना। ऊंची कीमतें किस तरीके से हो जा रही हैं, तो मिलेट आर ऑफन प्राइस्ड हायर देन द ट्रेडिशनल सेरेल्स। जैसे कि अगर मैं बात करें तो जो हमारे ट्रेडिशनल सेरेल्स है, जैसे मान लो कुछ आपके अनाज होते हैं ना, जैसे ट्रेडिशनल है, जैसे मान लो कि हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गए, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो आटा हो गया, चावल हो गया ना, ये जब हम खरीदने जाते हैं तो वो हमें थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, इनके बीज थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और यही अगर मैं बात करूं मिलेट्स के, जैसे आपको रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इनके बीज जब आप खरीदने जाएंगे ना तो वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो किसान क्या सोचता है कि चलो यार, जो महंगे हैं ना उसको हम खरीदते नहीं है, सस्ते वाले को ही खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हाई कॉस्ट है वो हो जाना भी हमारे इस प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है और हमारी प्रोडक्शन लो हो जाती है। तो मिलेट आर ऑफन प्राइस्ड हायर देन ट्रेडिशनल सेरेल्स, यानी कि ये बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल सेरेल्स जो होते हैं उनसे ये
हायर प्राइस पर ही मिलते हैं और इनका हायर होना मेकिंग देम लेस एक्सेसिबिलिटी लो इनकम कस्टमर। ये बेसिकली क्या होता है, इनका हायर होना जो है वो हमारे लो इनकम कस्टमर यानी कि ऐसे कस्टमर, ऐसे किसान जिनके पास पैसे कम हैं, वो इनको एक्सेस नहीं कर पाते, वो इनको खरीद नहीं पाते। और इसके वजह से क्या होता है कि हमारी मिलेट की जो प्रोडक्शन है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो ये बेसिकली हमारे रीजंस होते हैं जिनके वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मिलेट्स हैं वो दिन प्रतिदिन कम उगाए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ये सारे रीजंस हैं तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? गवर्नमेंट को भी पता है। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव किया, यानी कि इनिशिएटिव यानी कि स्टेप वगैरह उठाए गवर्नमेंट ने? हम बोलेंगे बिल्कुल, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने देखा कि भैया लोग जो है ना वो मिलेट्स उगा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसके रीजन जो हमने पढ़े वैसे कुछ रीजन थे। तो सरकार ने एक स्कीम लाई जिसका नाम था नेशनल मिलेट्स मिशन, यानी कि NMM। इस मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो NMM यानी कि नेशनल मिलेट्स मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था 2007 के अंदर। और इस मिशन का जो मेन मोटो था वो ये था कि हम प्रमोट करेंगे प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो यानी कि जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, उनको किस तरीके से प्रोडक्शन उनका किया जाए, उनकी प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाई जाए, उनका कंजप्शन यानी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई इस चीज को अगर आप कंज्यूम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसके लिए सरकार ने नेशनल मिलेट्स मिशन जो है वो लाया था। ये सरकार की इनिशिएटिव थी, सरकार की पहल थी। इसके अलावा भी सरकार ने एक पहल लाया जिसका नाम रखा गया प्राइस सपोर्ट स्कीम, यानी कि PSS। सरकार ने देखा कि इसके जो दाम है वो काफी ज्यादा हैं ट्रेडिशनल जो हमारे फूड्स ग्रेन है, ट्रेडिशनल जो हमारे फूड ग्रेन है उनके कंपैरिजन में। तो उसने क्या करा, बेसिकली एक प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो लेकर के आए। और इसके अंदर उन्होंने देखा कि हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स। यानी कि जो हमारे फार्मर्स हैं, अगर वे मिलेट्स की खेती करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम उन्हें पैसे देंगे, हम उन्हें असिस्ट करेंगे, सहायता करेंगे कि आप हमसे पैसे ले लीजिए और आप क्या करिए, मिलेट्स की खेती कीजिए। तो बेसिकली सरकार ने इसके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम भी जो है वो लेकर के आई थी। इसके अलावा सरकार ने एक और स्कीम लाया जिसको हम बोलते हैं प्रमोटिंग मिलेट्स इन अ PDS। PDS का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट राशन बांटती है, ठीक है, गांव में, ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग जगहों पर ना चीजें बांटती है। जैसे कि मान लो जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो चीजें बांटी जाती है ना, जैसे अगर आप ने देखा होगा तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये मिलेट्स के जो चीजें हैं वो खिलाई जाती हैं, वो दी जाती हैं। तो सरकार ने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, लोगों के बीच में हम जो चीजें बांटते हैं उसके अंदर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो भी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मिलेट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिलेट्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। और इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में ये एक्सेसिबल हो गया और लोगों के बीच में, यानी कि एक आम जनता के बीच में, एक बड़े मास के बीच में इसको पहुंचाना काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो गया। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए ताकि हम अपने जो मिलेट्स हैं, जो मिलेट्स ग्रेन है, जो मोटे अनाज हैं, उनको क्या करें, काफी ज्यादा बोल सकते हो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम लाया। इसके अंदर उसने क्या करा कि द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ मिलेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट्स। अभी क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो मिलेट्स है ना उसको उगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा केमिकल का या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। और गवर्नमेंट ने करा कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े ना अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि जो हमारे फर्टिलाइजर है ना, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। और एक सॉइल के खराब तो होने से, चलो सॉइल ही खराब हो रही है, लेकिन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल से ना जो हमारे किसान हैं उनको बीमारियां भी हो रही हैं, और जिसके वजह से किसान की सेहत भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने इस किसान भाई की जो हेल्थ है उसको भी अच्छा कर पाएं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा जो मिलेट है उसका भी हम प्रोडक्शन कर पाएं, उसका कंजप्शन कर पाएं। क्योंकि इसके लिए हमें किसी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना फर्टिलाइजर के भी काफी अच्छा ग्रो किया जा सकता है अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं, मोटे अनाजों की बात करते हैं तो। अब इतनी सारी चीजें देखने के बाद हम कंक्लूजन क्या देख सकते हैं, हम कंक्लूजन किस तरीके से इस क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत क्या है, दुनिया के अंदर मिलेट्स के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि अगर मैं दुनिया के सभी देशों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मिलेट्स हैं, जो सबसे ज्यादा मोटे अनाज है, जैसे कि आपका मेज हो गया, मक्का हो गया, या फिर ज्वार हो गए, बाजरा हो गया ना, ये सबसे ज्यादा हमारे भारत के अंदर ही उगाए जाते हैं। इट प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड, ये बेसिकली विश्व का 20% जो हिस्सा है वो भारत में ही
उगाया जाता है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के अंदर जो 80% हिस्सा है वो भारत में ही उगाया जाता है। इट इज ग्रोन इन द 131, इनकी ये बेसिकली क्या है कि हमारे 131 देशों के अंदर इट इज ग्रोन इन 131 कंट्रीज एंड इट इज ट्रेडिशनल फूड फॉर अराउंड 60 करोड़ पीपल इन एशिया। यानी कि एशिया के अंदर मैं बात करूं तो ये हमारे 60 करोड़ जो लोग हैं उनका एक ट्रेडिशनल फूड है, वो लोग इसे खाते पीते हैं और ये उनका एक ट्रेडिशनल फूड है। और इसकी अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो 131 हमारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे ये मिलेट्स हैं इनको उगाया जाता है। दिस इज रीजन, ये बेसिकली कारण होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े इतने सारे, और ये बेसिकली ऊपर के जो हमने लिखे ना यही बेसिकली वो कारण है जिसके वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, दिस इज द रीजन विच इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, जो कि हमें क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स यानी कि मिलेट्स का हम उत्पादन करें इसके लिए हमें वो उत्प्रेरित कर रही हैं, वो हमें इनकरेज कर रही हैं। तो यही हमारे वो कारण बनते हैं। इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, भारत जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके ना भारत अपने लिए भी और वर्ल्ड के अंदर और अपने इकोनॉमी के अंदर भी इसका फायदा ले सकता है। किस तरीके से ले सकता है, तो वेदर वी कैन ग्रो मोर मिलेट्स, अगर हम मान लो कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स जो है वो उगाते हैं तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे एक्सपोर्ट भी तो कर पाएंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने से होगा क्या कि मेकिंग दिस वी कैन इंप्रूव आवर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर हम इसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये बेसिकली सरकार की बोल सकते हो पॉलिसी है, जिसके वजह से सरकार ने इस ईयर को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर करने के लिए यूएन से कहा और यूएन ने इंडिया की रिस्पेक्ट करी और इस बात को मान लिया। तो ये बेसिकली हमारे रीजंस होते हैं जिससे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि वाई इंडिया सपोर्टिंग मिलेट रेवोल्यूशन, कि भारत इस मिलेट रेवोल्यूशन को क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो वो हमने रीजन देखा कि भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, भारत इसका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारे रीजंस होते हैं। गवर्नमेंट के स्टेप्स भी हमने पढ़े, तो इसके ऊपर आप आर्गुमेंट, रिपोर्ट या फिर ऐसे कुछ भी अब आए आप लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।